जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। हमारी इस सीरीज का जो इस अगले वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, 49 क्वेश्चन है और इस वीडियो को देखते हुए, क्वेश्चन लगाते हुए हम आप यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कवर करेंगे और इसका जो टारगेट होगा वो 2025 में होने वाला ऑल वनडे एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका और उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? और इस श्रृंखला में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे लेटेस्ट आए हुए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2021 में आया। तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऐसी सरकार जो संविधान के तहत काम करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसमें से सबसे बेहतर इसका आंसर क्या होगा कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उससे बंधी हुई हो। नेक्स्ट, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो कौन करता है? कार्यपालिका। कौन करता है? कार्यपालिका। ओके, हमारी सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इसमें विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है। इसका निर्माण करना है, विधि का निर्माण करना। विधायिका के भी कितने अंग हैं? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का प्राथमिक काम है विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। ओके, न्यायपालिका का प्राथमिक काम इस बात की जांच करना कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है या नहीं, इस बात की जांच करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इस कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति शामिल है, राष्ट्रपति सम्मिलित हैं, प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं है। तो हमारी संघ कार्यपालिका किस किस से मिलके बनती है? तो एक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलके बनती है। ओके, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहे हो तो आप कमेंट करें, हमें ऐसा बताएं, तो हम अगले सेशन से, अगले वीक से हम एक टाइम निश्चित कर लेंगे और उसमें इस तरह का पूरा लाइव पर डे चलाएंगे। ओके, नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसी भी कार्य के लिए विधानमंडल, और हमारे इंडिया में विधानमंडल के निम्न सदन माननीय लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 75। ये आपको रट जाना चाहिए। किसके तहत? आर्टिकल 75। कैसे होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता के तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसे शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा 1961 में दिया गया। कब दिया गया मित्रों? 1961 में। और इसे क्या कहा जाता था प्रारंभ में?
पीएम सचिवालय कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये सही नहीं है। इसका प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधान सचिव कहते हैं। ओके, ये कब आया क्वेश्चन? पीसीएस प्री 2019 में आया है। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल एक। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। 1977 में पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई, तो 1977 में इसको पीएम सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? तो किसकी शक्ति है? प्रधानमंत्री की शक्ति है। कैसे? कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकता है, किसी भी मंत्री को हटा सकता है। प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? इंपॉर्टेंट है ये। कितने समय तक रह सकता है? ए, जब तक वह संसद सदस्य और लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहते हैं, फिर ये जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त है। तो इसमें क्या होगा? बी और डी। अब यहाँ ये क्या है कि जब तक वह संसद सदस्य और लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है। ऐसा नहीं है। ये कब होना चाहिए? जब लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। ओके, तब। और इसमें क्या होगा कि लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। और राष्ट्रपति कब तक? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74। इसका आंसर क्या होगा? 74। इसको हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में ट्रिक से बताया है कि 4 को कैसे याद रखेंगे। 4 डोर, और डोर पे किस लिए? कोई सलाह मांगने के लिए आया। ये अब वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है? तो ये भी वही होगा। राइट आंसर 74 कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? वो भी प्रधानमंत्री होता है। इस आर्टिकल के तहत 74 के तहत। एक जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कमेंट कीजिए कितना? 6 महीना। अगर कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम 6 महीने तक के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस दौरान उसे कहीं ना कहीं से चुनाव जीत के आना होगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट के आधार पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। अब यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो कितने? तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसके 15%। और कब? 2003। और ये लागू कब हुआ? 7 जुलाई 2004 से लागू हुआ। ओके, तो 91 अमेंडमेंट कब आया? 2003 में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल इसके बाद अस्तित्व में आती है? सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ली, प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली, विभागों का आवंटन, संसद का विश्वास जीतना। तो संसद के विश्वास जीतने के बाद ही मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। ओके, क्यों? क्योंकि बहुमत दल कहां जुटाना होता है? संसद में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। यहाँ पर क्या देखना होगा? सही नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पूरी सरकार के खिलाफ। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है?
लोकसभा में। क्यों? क्योंकि सरकार किससे बनती है? लोकसभा से। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें क्या है कि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और जबकि कैसा है? पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता। क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? ये तो सब आसान है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए ये भी कब आया? एनटीपीसी 2021 में आया है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कौन होता है? इसका भी आंसर वही है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो एक कमेंट कीजिए, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है? और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बस 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो किसको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? तो कौन थे उधर पीएम? पावलपति वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और इन्हीं दोनों ने मिलकर, आपको पता होगा, 1991 में नव आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए, और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया था एलपीजी मॉडल। हमारी अर्थव्यवस्था के द्वार पूरे विश्व के लिए खोल दिए गए। अब इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? ओपन इकोनॉमी हो चुकी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सीजीएल में आया है 2023 में। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से सबसे कम काम किया था चंद्रशेखर ने। किसने काम किया था कम? चंद्रशेखर ने। और कब से? नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक। इस तरह से लगभग कितने महीने तक इन्होंने काम किया था? तो 7 महीने तक। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। नेक्स्ट, भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो इनमें से टीटी कृष्णामाचारी, ये भी रहे हैं वित्त मंत्री, यशवंत सिन्हा ये भी रहे, अरुण जेटली अभी ये रहे हैं, तो वी के कृष्णा मेनन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC मंत्रालय किस मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्न कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। संविधान समिति में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट समितियां जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार गठित की जाती हैं समय समय पर, यह भी सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं वे समिति के अध्यक्ष हों, यह गलत है। अगर समिति के मेंबर हैं, चूंकि पूरा हेड हमारे पीएम होते हैं, अगर समिति के मेंबर हैं तो वो समिति के अध्यक्ष होंगे। तो इसमें आंसर एक तो तीसरा होगा। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते। तो इसमें कौन से विकल्प है ना? तो इसमें 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी IAS 2022 में भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता। ये गलत है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो ये 4 श्रेणियां, ये गलत है। राज्य मंत्री को कभी कभी स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जाता है, परमानेंट नहीं। ओके, तो एक राज्य मंत्री भी होता है, तो ये गलत हो गया। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्रियों को मिलाकर
लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 20% से अधिक नहीं, ये गलत है क्योंकि 15% है। मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, ये भी सही है। जल्दी से आप आंसर दीजिए, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल? चलो ऑप्शन दे रहे, 352, 356, 360, और कमेंट कीजिए किस आर्टिकल से कौन सा आपातकाल होता है। इसको हम पीछे पढ़ा चुके बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, ये बाउंड नहीं है। मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि होने ही चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। तो 30 का आंसर क्या होगा? 1 और 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। ये अभी आया है 2021 में पीसीएस में। अभिकथन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये गलत हो गया। आगे देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये सही है। अभी पीछे भी बताया कि चाहे प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई भी मंत्री हो, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए गलत किंतु आर सही। भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? तो कौन है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी? महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। इस आर्टिकल से आर्टिकल 76। हम इस सीरीज में ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन हम उतने ही ला रहे हैं कि एक क्वेश्चन से लगभग एक टॉपिक कवर हो जाए, और 49 क्वेश्चन में मंत्रिपरिषद और इसके साथ साथ महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले की जो हमारी सीरीज थी उसमें राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पूरा राष्ट्रपति आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना ये सही नहीं है। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना ये सही है। राज्य सरकार को सलाह देना, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, ये भी गलत है। राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता। जो केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में उसे क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2022, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। तो जल्दी से हम आपको 10 सेकंड दे रहे, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या सही होगा। केवल हम आपको 10 सेकंड, ठीक है? तो अब देखिए, भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल, तो ये सॉलिसिटर अगर जनरल यहां पर ना होता तो ये आंसर पहला सही था, लेकिन अब क्या है? गलत है। केवल महान्यायवादी ही ऐसा होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों मतदान नहीं कर सकता? क्योंकि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया, पहला गलत है। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र तब देता है जब सरकार गिर जाती है जिसने उसको नियुक्त किया है, ये भी गलत है। महान्यायवादी, ये सत्य है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो अपने पद पर रहेगा, लेकिन ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2।
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? क्या आया है पीसीएस 2023 प्री। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। नेक्स्ट, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी नियुक्ति ऐसे ही होगी जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ये सही है। उसी प्रक्रिया से, ये गलत है क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब राष्ट्रपति चाहे उसे हटाया जा सकता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? वो संसद में प्रक्रिया लाई जाती है, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। वो भी कैसे? कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप लगाकर। लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाएगा पहले तो लोकसभा के 100 मेंबरों के सिग्नेचर चाहिए। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो राज्यसभा के 50 मेंबर। तो इसकी एक विशेष प्रक्रिया है, वो हम आगे समझाएंगे पूरा। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। केवल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर वही 65 में उसके दायित्वों के बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के क्या दायित्व हैं? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन ऐसा कब होता है? कभी कभी होता है। तो ओवरऑल इसे क्या बना दिया जाता है? इसे राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। यहाँ अध्यक्ष लिखा है लेकिन क्या लिखा होता है? पदेन सभापति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? 66। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस या कोई ना, इसका आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और यहाँ पर राष्ट्रपति में क्या अंतर है? राष्ट्रपति में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और इसके साथ साथ राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के टोटल सदस्य, लोकसभा के टोटल सदस्य अर्थात संसद के दोनों सदनों के टोटल सदस्यों द्वारा कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हो। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी आवश्यक नहीं है? इसका मतलब कि 4 हैं, एक गलत है, बाकी सब सही है। वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ये सही है। उनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35। तो इसका आंसर तो यही हो गया। लेकिन आगे भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बैठता है? राज्यसभा में बैठता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसके साथ साथ ये अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति के समान 5 वर्षों का होता है शपथ ग्रहण से। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के समाप्त के कितने दिनों के भीतर होता है? तो 60 दिन के अंदर नया चुनाव अनिवार्य है। ओके, और राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीना के अंदर नया चुनाव अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? तो कहां लाया जाएगा? केवल राज्यसभा। इसको कैसे याद रखेंगे? उपराष्ट्रपति कहां बैठता है? राज्यसभा में। तो इसकी योग्यता भी किसके बराबर होनी चाहिए? राज्यसभा के बराबर। इसको हटाए जाने का संकल्प सबसे पहले कहां लाया जाएगा? तो भी राज्यसभा में, क्योंकि कहां बैठता है? राज्यसभा में बैठता है। ओके,
भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दैट मीन्स 3 सही है, वो आपको याद रखना होगा। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते, ये सही है। कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि केवल यहाँ प्रस्ताव पहले लाया जाए। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये अभी यूपीपीएससी यानी पीसीएस 2023 में आया, अच्छा सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, कौन सा? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा की गई कार्यविधि मान्य होती है, ये बिल्कुल सही है। और ये सेम कंडीशन राष्ट्रपति के लिए भी है। ओके, अगर हटाने की जो प्रक्रिया है हटाने का, उससे पहले जो भी उसका काम होगा वो माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा की गई कार्यविधि मान्य नहीं होती, ये भी सही नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन जब उसे हटा दिया जाएगा, हटाने से जस्ट पहले उसके जो भी कार्य होंगे वो वैध होंगे, और इसका संविधान में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का केवल एक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, ये गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसा कब हुआ? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद को संभाला, और यह हुआ था जुलाई 1969 में। हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो इसमें क्या होगा? तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन दे दिया था। ओके, और तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य थे? देखिए, ये करंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कितने सदस्य थे? अब यहाँ कैसे आप बिना रटे, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा में कितने थे? 543। और इधर जल्दी से कमेंट कीजिए, राज्यसभा में कितने थे? तो 245। 245 में 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हों। इसके साथ साथ 233 ये राज्यों के। तो इनकी काउंटिंग करेंगे, कितनी होगी? 788। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।